साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला करनाल के गांव पखाड़ा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान इन योजनाओं का कैसे लाभ ले पा रहे हैं और कितनी इन योजनाओं की जानकारी रखते हैं। ये तमाम पड़ताल करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल जिले के पखाड़ा गाँव में। तो आइए फिर चलते हैं चौपाल में। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, आ गए हैं हम पखाड़ा गांव में और यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो मौजूद हैं। आइए उनके साथ कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी हमारे विशेषज्ञ के पास। सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े जाएं, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजबीर गर्ग, मैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर राजबीर, इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हमारे किसानों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है आज के समय में। तो किस तरीके से आसानी से वो फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं? क्या जो फसल अवशेष प्रबंधन की जो प्रक्रिया नई मशीनों के आने के बाद काफ़ी सरल हो गई है। अगर पिछले 4-5 सालों से हम इस तकनीकों पर लगे हुए थे, भारत सरकार की स्कीम आई, किसानों को सब्सिडी पे मशीनें मिली, मशीनों की उपलब्धता हुई, जागरूकता हुई, तो अब किसान मशीन भी प्रयोग कर रहा है और फसल अवशेष का प्रबंधन भी कर रहा है। ये सच्चाई है कि जब से कंबाइन हार्वेस्टर आया और कंबाइन के कटवाने के बाद खासकर जो है मोटा धान जो था उसकी पराली किसानों ने जड़ानी शुरू कर दी और उसके बाद प्रदूषण की समस्या और सारी बातें हुई। परंतु आज तीसरे वर्ष में हैं हम इस स्कीम के, और तीसरे वर्ष में हम ये कह सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में जो है ना जड़ाने की समस्या घटी है। किसानों में जो है फसल अवशेष प्रबंधन की तकनीकों की लोकप्रियता बढ़ी है। हैप्पी सीडर का एरिया बढ़ा है, जीरो टिलेज का एरिया बढ़ा है, सुपर सीडर बहुत लोकप्रिय हुआ है। काफ़ी सारे किसानों ने जो है पराल जलानी बंद कर दी है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और जो XC2 प्रोग्राम है, बेलर वगैरह, उस पर भी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं और कोशिश है कि इस पराली का प्रबंधन हो, या तो खेत में हो या खेत से बाहर निकले तो इसका कोई इकोनॉमिक यूज़ हो, पशुओं के चारे के रूप में हो, मशरूम उत्पादन में हो, या इंडस्ट्रियल फ्यूल हो, या कोई और अल्टरनेट प्रोडक्ट हो, तो इसका सदुपयोग हो। इसका इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है किसान इसको स्वीकार करें। जोर ज़बरदस्ती से अगर कोई भी तकनीक है जिसमें किसान को घाटा होगा, स्वीकार नहीं करेगा। तकनीक को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तकनीक या तो इनहेरेंटली ऐसी है कि किसान को फ़ायदा हो रहा है, अगर इनहेरेंटली फ़ायदेमंद नहीं है तो चाहे सब्सिडी देकर चाहे आपको कोई इंसेंटिव देकर उसको फ़ायदेमंद बनाना पड़ेगा। ये स्कीम हमें लगता है कि किसानों में लोकप्रिय हुई है और अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि इस जो है समस्या से हमें मुक्ति मिलेगी। प्रदूषण की समस्या नहीं, किसान को जब हम अप्रोच करते हो डिफरेंट एंगल से अप्रोच करते हैं। किसान को आपको आप प्रदूषण फैला रहे हैं, वो ये उसका स्वाभाविक उत्तर होगा जी फैक्ट्री भी फैला रही है, फिर मेरा क्या कसूर है। हम ये कहते हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन आपके हित में,
अगर आप फसल अवशेष मिट्टी में मिलाओगे तो आपकी ज़मीन की ताकत बढ़ेगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, आपकी फसल की उत्पादन लागत घटेगी, आपका लाभ होगा, खादों का खर्चा घटेगा। जब वो चीज़ बताते हैं उसको किसान को जो उसके कंटेक्स्ट में रेलेवेंट है तो किसान इसको स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे साथ और भी जो है किसान भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना सबसे पहले नाम। मेरा नाम रवि संधू है, मैं एक किसान हूँ जी। जी रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फसल अवशेष प्रबंधन आप किस तरीके से करते हैं, और ये जो आधुनिक तकनीकें आई हैं, जिस तरीके की मशीनें आई हैं फसल अवशेष को का प्रबंधन करने के लिए, क्या उनका इस्तेमाल आप करते हैं? हाँ जी, इस्तेमाल तो कर रहे हैं उसका। तकरीबन सभी फार्मर तो नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। कुछ नई तकनीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इस पर, और अभी पूरे एप्लीमेंट भी उपलब्ध नहीं है। जो छोटा फार्मर है उसको बेचारे को मिलता भी नहीं है। वैसे आग लगाना तो कोई भी फार्मर नहीं चाहता, अभी मैं आग लगाऊं अपने खेत में, पर उसकी मजबूरी हो जाती है, इस करके लगाता है। वह सरकार इसमें सहयोग कर रही है और किसान भी कर ले रहा है फ़ायदा इसका। तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हमारे पास यहाँ पर और हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं राम गोपाल शर्मा जी सर, खंड कृषि अधिकारी नीलोखेड़ी जी से जानना चाहूँगी कि फसल अवशेष प्रबंधन किसान जो है वो कैसे आसानी से कर सकते हैं। जो हमारे किसान मशीन नहीं ले सकते हैं, उनके पास नहीं है पैसा इतना कि वो मशीन ले पाएँ, तो क्या और कोई तरीका है, कोई जैविक तरीका है? जो कस्टमर हायरिंग सेंटर जो योजना है उसके तहत जो CRM स्कीम है, जो CRM कस्टमर हायरिंग सेंटर की जो बनाई हुई एक स्कीम, उसके तहत किसानों को ग्रुप में एक ग्रुप बना करके 8-10 किसानों का, और 80% सब्सिडी पे उनको यंत्र दिए जाते हैं। और जो वो उन यंत्रों को एक दुकान के रूप में चलाता है, वो जो भी वो ग्रुप बनता है वो ग्रुप एक दुकान के रूप में उसको चलाता है, और उसके ऊपर डिटेल लगाता है कि जी यहाँ से कोई रोटावेटर से काम कराएगा तो इतने पैसे किराया लिया जाएगा। वो किराए के लिए वो यंत्र होते हैं। वो कस्टमर हायरिंग सेंटर जो बने हुए हैं वो किराए का काम करते हैं, और किसान जो छोटा किसान है, बिल्कुल जो ले नहीं सकता, इन यंत्र नहीं कर सकता, वहाँ पर जा करके उस अपना टाइमिंग सेट करके एडजस्टमेंट करके भाई 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब भी उसका नंबर आता है, अपने खेत को वाई जुताई जो भी करना है मैनेजमेंट करवा सकता है। रिवर्सिबल प्लो है, जो बहुत जितने भी फसल के अवशेष हैं वो कम से कम 2-2 फुट नीचे मिट्टी के अंदर नीचे मिला देता है वो यंत्र, है ना। तो ऐसे ही रोटावेटर है, मल्चर है, ये यंत्र तो कस्टमर हायरिंग सेंटर में 80% सब्सिडी पे, इंडिविजुअल फार्मर को 50% सब्सिडी पे, और पंचायतों को भी, कई पंचायतों को, नीलोखेड़ी में लगभग 40 से 45 पंचायतों को ये पंचायतों को दिए हुए हैं यंत्र, कि पंचायत से ही कोई भी किसान लेके जाए और अपना काम करके वापस पंचायत को हैंडओवर कर दे। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। काफ़ी अच्छी जो है वो जानकारी दी, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में जाता है, तो जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं या जो भी आपको योजना से संबंधित जानकारी देते हैं वो देश भर में जो है वो आपके काम आ सकती है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर आ जाएँ। अपना नाम बताइए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं गाँव बखाना से हूँ और छोटा सा किसान हूँ। कुछ अपनी ज़मीन है, कुछ ठेके पर लेकर खेती करता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहूँगी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। जी। किस तरह से आप फसल अवशेष का प्रबंधन करते हैं? फसल अवशेष का प्रबंधन पहले तो हम जला के ही करते थे, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। रोक में हमारे सरपंच साहब भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। इनके पास मल्चर है, मल्चर से खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अवशेष ज़्यादा होने के कारण उसमें अवशेष रह जाते हैं। अवशेष जो रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमें किसानों को नुकसान होता है। फ़ायदा कम होता है लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अवशेष ज़्यादा होने के कारण उसमें सुंडी पैदा हो जाती है। सुंडी पैदा होकर जो गेहूं की फसल है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इससे अवशेषों से हम तंग भी हैं, लेकिन फिर भी सरकार के जो आदेश हैं उनका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है।
इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन, औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुआई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। आइए एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कई किसानों की जो है वो कुछ समस्याएं भी आती हैं और उनका समाधान करना भी बेहद ज़रूरी है। सर, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। मैं डॉक्टर महासिंह हूँ जी। कृषि विज्ञान केंद्र करनाल में कीट विशेषज्ञ के रूप में मैं काम कर रहा हूँ जी। जैसे कि अभी हमने बात की हमारे किसान भाई से, उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जो रह जाते हैं उनमें सूंडी भी जो है वो लग जाती है, कई प्रकार के जो कीट हैं उनका भी प्रकोप हो जाता है। इसके बारे में आप उनकी समस्या का कैसे समाधान करेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि किसान भाई ने बताया कि जो फसल अवशेष वाले गेहूं की फसल में कीटों की समस्या ज़्यादा होती है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को बताना चाहूँगा कि पिछले कई साल से खेती में सबसे बड़ी समस्या है कि कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का किसान भाई अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। पिछले खरीफ की सीज़न में दान का सीज़न था। खरीफ के सीज़न में धान की फसल थी इस एरिया में। काफ़ी किसानों ने 4-4, 5-5 स्प्रे कीटनाशकों के, फफूंदनाशकों के किए हैं। मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि इतने स्प्रे करने की बजाय कीट विशेषज्ञ से, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट से, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनसे सलाह लेके ही कीटनाशकों का, अगर कीट उस पोजीशन में है जिस पे स्प्रे करने की ज़रूरत है और उसी पोजीशन पे ही, उसी समय पे ही स्प्रे करें। कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का कहीं मिला के स्प्रे ना करें, जिससे कि उसमें वातावरण भी दूषित होता है। जो अवशेष रहते हैं उसमें जो अनाज हैं वो जो आगे बीमारी जिससे फैलती है, और उसके साथ साथ कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आती है, रेजिस्टेंस आता है, जिससे कि अगली जनरेशन में जाके कीटों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि किसान भाई ने पूछा है कि भाई गेहूं की फसल में जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन किया है उसमें कीटों की संख्या ज़्यादा है। मैं बताना चाहूँगा कि धान की फसल में जो 2-3 सुंडी आती हैं, गुलाबी सुंडी है, पीली सुंडी है और सफ़ेद सुंडी है। सफ़ेद सुंडी और पीली सुंडी का प्रकोप जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा होता है, परंतु गुलाबी सुंडी का प्रकोप सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा है। वो गेहूँ, जीरी की फसल से गेहूँ की फसल में माइग्रेट कर जाती है फसल अवशेष के थ्रू। तो पिछले कई साल से इस कीट का प्रकोप है।
परंतु जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिस पे कीटनाशकों का स्प्रे करना पड़े, उस लेवल तक किसी किसी खेत में पहुंचती है। वो भी एक आधे किसी खेत में जिसमें फसल अवशेष किया है, क्योंकि उसमें उस कीट को शेल्टर मिल जाती है, आश्रय मिल जाता है। तो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर 5% से ज़्यादा गोब को बीच में सिखाती है, गोब सूख जाती है गेहूं की फसल में, अगर 5% से ज़्यादा प्रकोप फसल में, गेहूं की फसल में इस कीट का है तो ही कीटनाशकों का प्रयोग करें, कंट्रोल अपनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सैनिक कीट है, वो भी शुरुआत में आता है, सैनिक कीट का भी प्रकोप होता है, कटुआ सुंडी का भी प्रकोप होता है। तो दूसरा ही इसमें क्या है कि ये टुकड़ियों में आता है, छोटी छोटी टुकड़ियों में आता है। अगर टुकड़ियों में है तो केवल टुकड़ियों में ही स्प्रे करें। इसके लिए कई कीटनाशक दवाइयाँ अप्रूव्ड हैं, तो उसमें आप क्लोरोपाइरीफॉस का भी कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस के साथ साथ दूसरी दवाइयों का भी, साइपरमेथ्रिन वगैरह हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इसमें किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन दो तीन सुंडियाँ जो बताई है मैंने, सैनिक कीट है, गुलाबी सुंडी है, इनके लिए केवल कंटेक्ट दवाइयों का प्रयोग करें। जो अंतर प्रवाही दवाइयाँ हैं, सिस्टमिक दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग ना करें। आमतौर पे किसान भाइयों को इस बात का पता नहीं लगता कि ये सिस्टमिक दवाई है या कंटेक्ट दवाई है, जिससे कि किसान का अनावश्यक खर्चा होता है और सुंडी भी नहीं कंट्रोल हो पाती। और उसके बाद साथ साथ दवाई का गलत स्प्रे किया है तो सुंडी की अवस्था ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है। तो हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार ऐसी सलाहें जो हैं वो हमारे किसानों के लिए देते रहते हैं, जो कि उनकी खेती किसानी में कारगर हो सके, ना ही उनको आगे भविष्य में होने वाले नुकसान से भी बचाएं, बल्कि उनके लाभ को भी जो है वो दोगुना कर सके। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। नाजर सिंह जी। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से आप लोग करते हैं? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਉਹਨਾਂ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी जी, अपना नाम बताइए। दलजीत सिंह जी। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में क्या बताएंगे? उसके बारे में है तो अच्छी बात है, खेत में ही गले सारा कुछ हो ठीक है, उससे अच्छा होता है। पर ये जो इस पे खर्चा आता है ना वो बहुत ज़्यादा है। छोटा जिम्मेदार वो सहन नहीं कर सकता, ये दिक्कत है सबसे ज़्यादा। जलाने से तो हमारा भी नुकसान होता है, क्योंकि कई कीट मित्र हैं वो हमारे मर जाते हैं, उसमें वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो जाते हैं ख़राब। पर ये जो खर्चा ज़्यादा आता है ना, ये नहीं सहन कर सकते। इससे थोड़ा सा सभी को अवेलेबल नहीं होता। ये कहते तो हैं अभी किराए पे मिलते हैं या कहीं पर, एट ए टाइम जब सीजन होता है ना तब ये सभी को अवेलेबल नहीं होता। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर विशेषज्ञ के पास जाना चाहूँगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो किसान हैं जिनको ये समस्या एक आ रही है कि समय पर जो है वो मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, अगर वो करना भी चाहें तो भी वो मशीनें जो हैं वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, या फिर छोटा जो किसान है वो उसे परचेज़ नहीं कर पाता है या किराए पे भी नहीं ले पाता है, इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, ये रियल समस्या है। इस समस्या का जो है ना हमने संज्ञान लिया है। कस्टम हायरिंग सेंटर इसलिए खोले गए थे कि एक छोटा किसान जो है ना मशीन नहीं खरीद सकता, महंगी मशीन नहीं खरीद सकता, वो कस्टम हायरिंग सेंटर में जाएगा, किराए पे लेगा, किराए पे जो है उसको पैसे पे करेगा और पैसे पे करके उसका काम हो जाएगा। होता क्या है कि जितनी मशीनें हैं और जितनी डिमांड में उसमें असंतुलन है। फिर क्या होता है, आप देखो कि आपको जो है ना ग्राउंड रियलिटीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। धान की कटाई हुई, धान की जो कटाई के बाद जो नमी है उसी में सारे गेहूं की बिजाई होती है, और वो ऐसी कंडीशन होती है कि 2-3 दिन में आपकी बिजाई होगी तो होगी नहीं, उसके बाद जो है ना आपको बिजाई में भी दिक्कत आएगी, फिर पानी देना पड़ेगा और 15 दिन बिजाई लेट होगी। उस टाइम अगर कस्टम हायरिंग सेंटर का इम्प्लीमेंट और कहीं भी उस बेचारे को मिल नहीं पाता। तो इसका तो जो है हल यही है कि जो मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए, और समूह बना के भी, और इंडिविजुअल फार्मर को ज़्यादा जाए। पिछली बार भी हमने जो चर्चा की थी, हाई लेवल पर चर्चा की थी, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। अब कस्टम हायरिंग सेंटर को 80% सब्सिडी मिलती है, अकेला किसान लेना चाहे उसको 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि हम ये कहेंगे अकेले किसान को भी 80% दीजिए। इससे मशीनों की संख्या बढ़ेगी, अकेले किसान के पास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएंगे, मशीनों की उपलब्धता बढ़ेगी, ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे, डिमांड और सप्लाई में संतुलन होगा, तो किसान को मशीन टाइम पे मिल पाएगी। हमारा ये अनुमान है कि अगले वर्ष इसमें कुछ सुधार होगा। बिल्कुल। तो अभी हमने हमारे कृषि वैज्ञानिक से जो है वो बात की। आई है, हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनके भी सुझाव जो है वो लेना चाहते हैं कि ये अपनी क्या बात है जो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हरमंत सिंह जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में, और क्या कोई सुझाव आप रखना चाहते हैं सरकार के आगे? ये देखो जी, अब शेष जलाना ठीक तो है नहीं, जिम्मेदार भी ये समझता है, मगर ये जो बीच में मिलाया है ना, जितनी मर्जी मशीनें आ रही हैं कोई कामयाब नहीं है। आगे जो बीच में गांठ बड़ा उठा के जो मशीन उठा के ले जाती है वो कामयाब है। तो इतना अभी प्रबंध ही नहीं है, किसी के इतनी मशीनें नहीं है। एक गांव में एक आ भी गई तो उसमें कोई किसी का कोई काम नहीं चलने वाला है जी। जो मिट्टी में पराली मिलेगी तो फ़ायदा तो है, पर उसको गलने में 2 महीने चाहिए, नहीं तो उसमें ये ऊपर से जो रूटावेटर या सुपर सीडर है जो गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी में, ऊपर से कर देती है, नीचे गेहूं में नमी रह जाती है, उसमें बीमारी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है। इसमें कोई इसका कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट ये पैसा तो दे रही है पर उसका कोई इतना हल नहीं है। इसके लिए तो कोई या तो कोई दवाई निकले, छिड़काव हो, उसका ये फ़ायदा हो, तो एक तो पैसे की बचत होगी। बाकी अगर जो उसको मिला के 70 रुपये लीटर डीजल है जी, वो कहाँ से किसान लेके आएगा उसको? हाँ। तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पर वापस। और भी हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी। जी, अपना नाम बता दीजिए। चरणजीत सिंह जी। आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और कोई ऐसी बात जो आप सरकार के आगे रखना चाहें? एग्रीकल्चर वाले इन्होंने ये कहा था कि हमने ज़मींदारों को मशीनें दी हुई हैं जो इसका मतलब कुछ प्रयोग कर सकते हैं, मगर ट्रैक्टर नहीं है तो मशीन बड़ी क्या करेंगे। इनके लिए 80 आसपास पर ट्रैक्टर चाहिए, 60-65 आसपास पर ट्रैक्टर चाहिए। अब मैं तो खींचने से रहा, खींचेगा तो ट्रैक्टर ही उसको। हमारे गांव में ये पूछना कितने ट्रैक्टर दिए हैं इन्होंने, इसके बगैर कोई हल नहीं। मशीन खड़ी क्या करेगी, मशीन तो खड़ी है।
ये पड़ी हैं मशीनें, यहाँ पड़ी हैं, जो पंचायत को दी हैं वो भी पड़ी हुई हैं, मगर ट्रैक्टर बगैर कुछ नहीं है उसका हल। छोटे ज़मींदार हैं, किसी के पास कोई साधन नहीं है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं। मशीन जैसे आई हैं वैसे ही 2 साल में वापस होनी शुरू हो जाएंगी। आपसे बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पे, आप अपना नाम बताइए। कुलदीप सिंह जी कुलदीप जी, आप मुझे ये बताइए कि पहले के समय में जिस तरीके से फसल अवशेष का प्रबंधन किया जाता था और आज के समय में जैसे किया जाता है जलाकर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, और आधुनिक तौर तरीके भी कई निकाले गए हैं, कई तरीके की मशीनें आई हैं, तो इस पूरी बात को लेकर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसे है, जलाने से बगैर तो काम नहीं चलता नहीं है। ये बड़े साधन चाहिए ट्रैक्टर वास्ते, खेत खींचने वास्ते भी। इसको तो जलाने, ये गवर्नमेंट ऐसे कहती है भाई ये बड़े ना सब्सिडी किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। ये साधन तो बड़े लेने पड़ेंगे। आपसे बात करना चाहूँगी मैं, अपना नाम बताइए। संदीप सिंह जी संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, किस तरह से आप करते हैं और कैसे आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से फसल का अवशेष का क्या प्रबंधन किया जा सकता है? इसका भी कुछ देखना चाहिए। 10 या 15 दिन होते हैं गेहूं और जीरी के बीच में, और अगर उसी में लेट होगा तो बहुत लेट हो जाए। कुछ गेहूं अब रह गई है, बरसात होगी, वो 15 दिन और आगे चलेगी, 10 दिन। इस वजह से गेहूं का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए इसका तो हल यही है भी जहाँ तो टाइम पे मशीनरी मिले, नहीं तो कोई और हो, जैसे डीकम्पोजर निकाला है उसके लिए। ये तो हमें उसकी समझ ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है छिड़काव। उसके लिए भी टीम आएगी, पता लगेगा, 2 दिन में सड़ेगा, 10 दिन में जलेगा। अगर वो टाइम ही ज़्यादा ले लेगा, 20-25 दिन ले लेगा, उसमें गेहूँ कैसे बोएंगे? उसके लिए भी सरकार कुछ यहाँ पर डॉक्टर साहब को भेजे, किसी को कृषि विशेषज्ञ को भेजे, उसके बारे में पता लगेगा, तभी हो पाएगा। तो अपने आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बातचीत की। हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप तक भी जरूर पहुंचेंगी और आप भी इनका जरूर लाभ उठाएंगे। तो आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।